स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक नई क्लास पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच में अपने थोड़ा गैप दे दिया था। वो है आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की, जिसका पूरे पेपर का नाम था, मैंने आपको 7 क्लासें इसके अंदर पढ़वा दी। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के पूरे पेपर का नाम है और उसका अपन पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप देखिएगा। अपन ने 1 से लगाकर 7 पार्ट जो पढ़े थे वो आपके यूनिट फर्स्ट के थे। वो आपके कौन से थे? यूनिट फर्स्ट के। आज जो मैं 8वां पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मैंने यहाँ बीच में रुक गया है ना, और 8वां पार्ट सीधा स्टार्ट होगा आपका यूनिट थर्ड का, है ना। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। 8वां पार्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है यूनिट थर्ड का, और यही जो मैं पढ़ाऊंगा वो चलता है बीएससी थर्ड ईयर में। ये सिलेबस आपके किस में चलता है? बीएससी थर्ड ईयर के अंदर चलता है। यूनिट फर्स्ट के जो मैंने 7 क्लासें पढ़ी थी वो बीएससी थर्ड ईयर के क्वांटम वाली किताब का सिलेबस है। लेकिन अब जो यूनिट थर्ड का जो मैं 8वां पार्ट से शुरू करूंगा, अब मैं ऐसे शुरू करूंगा बीएड के हिसाब से। थर्ड, फोर्थ, 5 ये तीनों यूनिटें कंप्लीट करूंगा। तो ये तीनों यूनिट जो है वो बीएससी थर्ड ईयर के न्यूक्लियर का सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स, बीएससी थर्ड ईयर के जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसकी ये तीनों यूनिटें यहाँ पर कंप्लीट होगी, थर्ड, फोर्थ और 5। ठीक है, तो अपन यूनिट थर्ड स्टार्ट होने से पहले कुछ मैं आपको बता दूं कि बीएससी बीएड फोर्थ ईयर वालों को मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, एक ही पेपर है वो 80 नंबर का होता है। एक ही पेपर है आपके, और वो कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है, और 20 नंबर आपके इंटरनल जाएंगे कॉलेज से। ये तो आपका एग्जाम होगा, ओके, और ये आपका इंटरनल नंबर जो कॉलेज से भेजते हैं। दोनों मिला के कितने हो गए? 100, और दोनों मिला के आपको 36 नंबर लाने। ये पास होने का तरीका है। हालांकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, अच्छे नंबर लाओगे, लेकिन पास होने के लिए जैसे 20 में से आपको बताया था 18, 19, 20, 18, 19, 20 का रेशो रहता है, तो इसमें आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे। अब आपको 80 में से कितने कम नंबर लाने होंगे ताकि जाके आप पास हो जाओ। और वही प्रैक्टिकल होगा आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें आपको कितने नंबर लेकर आने हैं? 18 नंबर लेके आने। पेपर पैटर्न आपका वही रहेगा, 5 यूनिट में डिवाइड होगा। एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होगा, टोटल 16 पंजे 80 नंबर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर आपके 80 नंबर का होगा, और अपन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो आपके बीएससी थर्ड ईयर के न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस है। पूरा का पूरा ऐसे कैसे चलेगा। तो आज अपन जो भी पढ़ेंगे वो पूरा आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैंने बिल्कुल छांट कर, क्योंकि आपकी क्या एक्चुअली दिक्कत ये है, आपके फोर्थ ईयर वालों के कुछ सिलेबस एमएससी का है, एटॉमिक एमएससी का हो गया, मोलिकुलर आपका केमिस्ट्री में से उठा लिया और न्यूक्लियर उठा लिया। तो मैं पूरा 3 या 4 बुक्स उठाई और उनसे मैंने बिल्कुल शॉर्ट रूप में आपके नोट्स बनाए। तो जो मैं अभी थ्योरेटिकल है यहाँ पर थ्योरी लिखूंगा, और आप घर बैठे इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलो आइए, अपना टॉपिक हो जाएगा आज का त्वरित्र। एक्सेलरेटर क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्सेलरेटर और उसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ टॉपिक हो गया आज का त्वरित्र। त्वरित्र जिसको अपन बोलेंगे एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बीएससी थर्ड ईयर को न्यूक्लियर में कि त्वरित्र क्या होता है, एक्सेलरेटर को परिभाषित कीजिए। और इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक आपका आयन सोर्स। आयन सोर्स क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि वे उपकरण जिनके द्वारा, है ना, मैं डेफिनेशन भी यहाँ लिखूंगा, आपको बस नोट्स बनाने का काम रहेगा कि वे उपकरण जिनके द्वारा, वे उपकरण जिनके द्वारा परमाणुवीय आवेशित कणों, परमाणु के है ना, पर वे उपकरण जिनके द्वारा परमाणुवीय आवेशित कणों, परमाणुवीय आवेशित कणों कौन कौन से हो जाएंगे ब्रैकेट में, जैसे परमाणुवीय आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, डी कण आदि। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा व डी कण आदि वे उपकरण जिनके द्वारा परमाणुवीय आवेशित कणों ये आदि को त्वरित कर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जा सके, को त्वरित कर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि
की जा सके, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जा सके, कण त्वरित्र कहलाते हैं। कण त्वरित्र कहलाते हैं। ठीक है, आइए वापस एक बार आप ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेटर क्या होगा कि एक्सेलरेटर का मतलब हो गया कि वे उपकरण, मतलब ऐसा ऑपरेटर्स होगा अपने पास जिनके द्वारा परमाणु के जो आवेशित कण होते हैं ना, वो आवेशित कण कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो परमाणु से अपने को मिलते हैं, अल्फा कण, डी कण आदि को त्वरित करेंगे। ठीक है, त्वरित करने का मतलब उस सिस्टम, उस उपकरण में से गुजारेंगे जिससे उनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, वो कण त्वरित कहलाएगा। जैसे ही उस कण की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो गई, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा कण त्वरित्र में। ठीक है, ये चीज होगी, ध्यान रखिएगा आप। अब आप इसमें और देखते हैं अपन कि कण त्वरित्र का महत्व, डेफिनेशन आपको ये लिखनी, थोड़ा सा मैं और लिखा रहा हूं आपको यहाँ पर कि कण त्वरित्र का महत्व, मतलब सबसे पहले किसने बताया ये चीजें, कण त्वरित्र का महत्व सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने व्यक्त किया था। सर्वप्रथम कण त्वरित्र का महत्व सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने व्यक्त किया। कण त्वरित्र का महत्व सर्वप्रथम किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने व्यक्त किया, जिनके अनुसार उच्च ऊर्जा के आवेशित कणों की, जिनके अनुसार उच्च ऊर्जा के, जिनके अनुसार उच्च ऊर्जा के आवेशित कणों की, उच्च ऊर्जा के आवेशित कणों की, रदरफोर्ड ने व्यक्त किया था, जिनके अनुसार उच्च ऊर्जा के आवेशित कणों की। एक बार मैं लिख लेता हूं ना, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखना जरूरी होता है। आप बाकी आप लिखोगे कैसे, उच्च ऊर्जा के आवेशित कणों की परमाणुओं के नाभिक से टक्कर कर, परमाणुओं के नाभिक से टक्कर कर, परमाणुओं के नाभिक से टक्कर कर, परमाणु के नाभिक से टक्कर कर नाभिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। नाभिक की संरचना के बारे में, नाभिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की, जानकारी प्राप्त की। ठीक है, ये बताया था आपने। त्वरित्र क्या होता है, वे उपकरण, एक्सेलरेटर की आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी, लेकिन ये चीजें लिखना बहुत जरूरी, सिस्टमेटिक तरीके से अपन चलेंगे तब जाके अपने को आगे से आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। कि एक्सेलरेटर क्या होता है कि ऐसा उपकरण जिनके द्वारा, जो परमाणु के द्वारा अपन जिन कणों को आवेशित करते हैं, यानी परमाणुीय आवेशित कणों कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करेंगे, उस उपकरण में से गुजारेंगे अपन, त्वरित करेंगे, और जिससे उनकी गतिज ऊर्जा में क्या कर सके अपन, वृद्धि की जा सके। कुल मिलाकर अपन उन आवेशित कणों की एनर्जी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो कण आपका क्या कहलाएगा, त्वरित्र कहलाएगा। अब ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी, यहां मैंने आगे लिखा, डेफिनेशन आपको यहीं तक लिखनी, ये चीजें समझने के लिए। कण त्वरित्र का महत्व, कण त्वरित्र के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले रदरफोर्ड ने व्यक्त किया था। उसने क्या किया था कि जिनके अनुसार उच्च ऊर्जा के आवेशित कणों की, आवेशित कण जिनकी ऊर्जा बहुत ऊंचे, उनकी परमाणु के नाभिक से टक्कर की, परमाणु के नाभिक से टक्कर कराकर नाभिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसमें आगे क्या हो, मैं जो आपको आगे लिखूंगा कि ज्यादातर और भी अपने को हाई एनर्जी का जो आवेशित कण चाहिएगा, वो अपने को इस त्वरित्र वाली सिस्टम से पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो फिर इसके अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। बीटाट्रॉन हो गया, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन हो गया, रेखीय त्वरित्र हो गया, वो अपन सारे इसके पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो आइए आगे और लाइन लिखते हैं मैं को, थ्योरी टू थ्योरी ऐसे ही अपने को डेफिनेशन बस ये होगी, अपने को ध्यान रखिएगा आप। रदरफोर्ड ने ये चीज बताई, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप आगे देखिए कि आगे अपने पास आ जाता है कि अति उच्च ऊर्जा के कणों को प्राप्त करने के लिए, अति उच्च ऊर्जा के कणों को प्राप्त करने के लिए
अति उच्च ऊर्जा के कणों को प्राप्त करने के लिए, है ना, हाई एनर्जी के अगर अपने को कण चाहिए तो अति उच्च ऊर्जा के कणों को प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य त्वरियों का विकास करना पड़ा। कुछ अन्य त्वरित्रों का विकास करना पड़ा। प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य त्वरित्रों का विकास करना पड़ा जो निम्न है, जिनको हम पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन से हैं? नंबर 1 वो हो जाएगा आपका रेखिक त्वरित्र। नंबर 1 क्या हो गया अपना? रेखिक त्वरित्र, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेटर। रेखिक त्वरित्र, लीनियर एक्सेलरेटर्स। और बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन BATATRON, है ना। बीटाट्रॉन ये अपन सारी पढ़ेंगे ना, एक बार मैं नाम लिख दूं इन सबके। बीटाट्रॉन हो गया, और थर्ड हो जाएगा आपका साइक्लोट्रॉन, CYCLO, साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन हो जाएगा आपका SONCHROTON, सिंक्रोट्रॉन और प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। पांचों है आपका प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, ठीक है, जिसको अपन बोल जाएंगे PROTON, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, SONCHROTON, ठीक है। ये पांचों अपने को टाइप्स पढ़ने हैं। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछेंगे पांचों में से, श्योर है आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम आएंगे। यूनिट 3 का आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, आपको पता है सिलेबस कैसे, यूनिट 3 से एक क्वेश्चन उसी का अथवा में दूसरा क्वेश्चन होता था, यहीं से आएगा श्योर, है ना। एक क्वेश्चन आपका कि अपने क्या करना कि अति उच्च ऊर्जा के कणों को प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य त्वरित्रों का विकास करना पड़ा। कुछ अन्य, नॉर्मल जो त्वरित्र होता है उसकी आवश्यकता नहीं रही, और यहाँ पर जो अन्य त्वरित्र है वो कौन कौन से हैं? रेखिक त्वरित्र, जिसको अपन पढ़ेंगे लीनियर एक्सेलरेटर्स, ठीक है। एक है आपका बीटाट्रॉन, जिसको अपन बीटाट्रॉन बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन हो गया, एक हो गया आपका सिंक्रोट्रॉन, और एक हो गया आपका प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। ये पांचों प्रकार अपन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आयन सोर्स क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ लेंगे कि आयन सोर्स का यहाँ पर क्या उपयोग होता है। त्वरित्र और आयन स्रोत दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते। त्वरित्र की परिभाषा आपको पता है कि वे उपकरण जिनके द्वारा आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी गतिज ऊर्जा में अपन क्या कर सके? वृद्धि कर सकते। अब आयन स्रोत का क्या रोल होता है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आयन स्रोत, त्वरित्र में सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये सारी चीजें समझाने के लिए मैंने आपको बताई। अपना टॉपिक हो जाएगा आयन स्रोत। आयन स्रोत अच्छा टॉपिक है। आयन सोर्स, आयन सोर्सेज क्या होता है, ठीक है, आयन सोर्सेज। तो आइए सबसे पहले मैं इसके आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं वही चीज़ें लिखा रहा हूँ। अब आप बुक्स के अंदर उठा के देखना, त्वरित्र के बारे में 2 पेज भरे हुए, लेकिन मैंने आपको चीज़ें फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी नहीं है। डेफिनेशन से काम अपने को, और कुछ चीज़ें समझने के लिए भाई वहाँ वो यूज नहीं हो पाए तो नए नए त्वरित्र की आवश्यकता पड़ी, जिसके मैंने आपको यहाँ पर नाम लिखवा दिए। अब अपन पढ़ेंगे आयन सोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसका रोल कैसे होगा, वो अपने को चीज़ें देखनी। तो सबसे पहला ये कि त्वरित्रों के लिए
त्वरित्रों के लिए आवेशित कण, एक बार मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। त्वरित्रों के लिए आवेशित कण वही आपका कहलाता है आयन। त्वरित्रों के लिए आवेशित कण प्रदान करने वाले उपकरण को, आवेशित कण प्रदान करने वाले उपकरण को आयन स्रोत कहते हैं। प्रदान करने वाले उपकरण को आयन स्रोत कहते हैं। यह हो गई सर इसकी डेफिनेशन। त्वरित्र आयन स्रोत, त्वरित्र का मतलब क्या है कि ऐसा उपकरण जिनके अंदर अगर अपन आवेशित कणों को डालेंगे तो आवेशित कणों को गुजारने पर वो त्वरित होगा, और त्वरित होने का मतलब उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर सके। लेकिन आयन स्रोत का मतलब क्या है? आयन एक प्रकार का आवेशित कण का नाम ही है। आयन स्रोत का मतलब हो गया ऐसा उपकरण जिनसे आवेशित कण निकलेंगे। दोनों उपकरण है, अब दोनों का आप ध्यान से देखिए। एक उपकरण जो कण को त्वरित कर रहा है वो हो गया आपका त्वरित है, और एक आयन स्रोत है जहां से उपकरण, ऐसा उपकरण जहां से आवेशित कण निकलते हैं जिसको अपन त्वरित्र में भेजते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन देखो कि त्वरित्रों के लिए आवेशित कण, आवेशित कण ही क्या होगा यहाँ पर? आयन होगा, और आवेशित कण प्रदान करने वाले उपकरण को अपन क्या बोलते हैं? आयन स्रोत कहते हैं। अब इसके 3 मुख्य बिंदु मैं आपको लिखाता हूँ कि एक आयन स्रोत में निम्न गुण होने चाहिए। एक आयन स्रोत में वो उपकरण है उसमें क्या गुण होने चाहिए? एक आयन स्रोत में निम्न गुण होने चाहिए। ठीक है, एक आयन स्रोत में निम्न गुण होने चाहिए। नंबर 1, पहला गुण क्या हो जाएगा इसका कि इसमें इससे वांछित मात्रा में, इससे वांछित मात्रा में, पहले एक बार मैं लिख लेता हूं ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इससे वांछित मात्रा में निश्चित ऊर्जा या संवेग के, इससे वांछित मात्रा में निश्चित ऊर्जा या संवेग के आयतन एक पतले फोकस आयतन, निश्चित ऊर्जा या संवेग के आयतन एक पतले फोकस किए हुए पुंज के रूप में, एक पतले फोकस किए हुए पुंज के रूप में प्राप्त होना चाहिए। पुंज के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका पहला गुण हो गया। एक आयन स्रोत में क्या गुण होने चाहिए कि इसमें वांछित मात्रा में निश्चित ऊर्जा या संवेग के आयतन एक पतले फोकस किए हुए पुंज के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक, फिर सेकंड हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी इसकी कि यह आकार में छोटा, यह आकार में छोटा और त्वरित्र को, यह आकार में छोटा और त्वरित्र के बाहर से, त्वरित्र के बाहर से नियंत्रित हो सके, त्वरित्र के बाहर से नियंत्रित हो सके। यह आकार में छोटा और त्वरित्र के बाहर से नियंत्रित हो सके, ऐसा होना चाहिए। नियंत्रित हो सके ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक बार वापस समझिए। दूसरा गुण क्या है कि जो आयन स्रोत होगा वो क्या होना चाहिए? आकार में छोटा होना चाहिए। त्वरित्र के बिल्कुल सेटअप होते हैं, त्वरित्र और आयन स्रोत दोनों एक साथ होते हैं कि त्वरित्र के बाहर से क्या हो सके? नियंत्रित हो सके। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि आयन स्रोत जब भी आपको पूछ ले तो ये परिभाषा देनी और तीनों गुण लिखने, तब जाके आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, चाहे वो भले 2 नंबर का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। आपको आयन स्रोत लिखनी और आयन स्रोत वाला उपकरण होने के लिए निम्न गुण होना चाहिए।
कि त्वरित्र के लिए आवेशित कण प्रदान करने वाले उपकरण को अपन क्या बोलते हैं, आयन स्रोत कहते हैं। और एक आयन स्रोत में निम्न गुण होने चाहिए। 2 गुण अपन ने लिख लिए। पहला लिखा अपन है कि इससे वांछित मात्रा में निश्चित ऊर्जा या संवेग की आयतन एक पतले फोकस किए हुए पुंज के रूप में प्राप्त होना चाहिए, ठीक। और यह आकार में छोटा और त्वरित्र के बाहर से नियंत्रित हो सके ऐसा होना चाहिए। अभी तीसरा गुण एक और लिखना, लेकिन स्पेस नहीं इसलिए मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो चलो आइए, आज पूरा थ्योरी चलेगी और कल भी थोड़ी थोड़ी थ्योरी चलेगी, फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा। यस, तीसरा गुण धन आयन, पॉजिटिव जो सोर्स होगा, धन आयन स्रोत की क्षमता धन आयन स्रोत की क्षमता जितनी अधिक हो सके होनी चाहिए। जितनी अधिक हो सके, धन आयन स्रोत की क्षमता जितनी अधिक हो सके होनी चाहिए। ठीक है भाई, धन आयन स्रोत की क्षमता अगर जितनी अधिक हो सके उतनी होनी चाहिए, जिससे गैस की खपत कम रखी जा सके। जिससे गैस की खपत कम रखी जा सके, जिससे गैस की खपत कम रखी जा सके, गैस की खपत कम रखी जा सके और निर्वात बनाए रखने में आसानी रहे, और निर्वात बनाए रखने में आसानी रहे। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक। तीनों पॉइंट आपके कंप्लीट है। भाई आयन स्रोत कैसा होना चाहिए कि आयन स्रोत होना चाहिए अपने पास एक धनायन स्रोत की क्षमता जितनी अधिक हो सके, धनायन स्रोत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे गैस की खपत क्या हो सके, कम रखी जा सके, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उस आयन स्रोत में अपन निर्वात बना के रख सकते हैं। बाहर से कोई गैस या बाहर से कोई वायु का आदान प्रदान ना हो, जिससे गैस चेंजेज हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपको आयन स्रोत के बारे में, यही लिखना है। बार बार बोलूंगा मैं आपको, नोट्स बना लीजिए। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे आयन स्रोत का पूछ सकते हैं आपको, तो आयन स्रोत की डेफिनेशन और इसके तीनों गुण लिखने चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, इसके 5 टाइप्स दिए हुए, मतलब किस प्रकार अपन वहां से आयन जो चाहिए ना, आवेशित कण चाहिए, आवेशित कण का नाम ही आयन है, तो अपन त्वरित्र को कैसे भेजते हैं, वो 5 विधियां हैं। वो 5 विधियां अपन यहाँ देखेंगे शॉर्ट के रूप में, 1 2 3 एग्जाम में पूछते तो नहीं, लेकिन उनको देखना जरूरी है कि किस प्रकार इनका रोल रहा। तो एक लाइन लिखूंगा मैं कि कुछ आयन स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार है। कुछ, ये अलग से लाइन है ना, कुछ आयन स्रोतों का विवरण, कुछ आयन स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार है। कुछ आयन स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, अब अपन इसके 5 टाइप से वो पढ़ेंगे। तो चलो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। अपने पास हो जाएगा पहला है तप्त कैथोड आर्क। अच्छा, ये भी नंबर फर्स्ट है आपका, तप्त कैथोड आर्क। क्वेश्चन देखो पूछ सकता है, क्योंकि बीएससी बीएड 4th ईयर के नया पेपर बनेगा फर्स्ट बार, अपन इसे कह नहीं सकते। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयन स्रोतों के उपकरण के बारे में बताइए, तो वो आपको 3-4 इसमें लिखने पड़ सकते हैं। तप्त कैथोड आर्क, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हॉट, तप्त का मतलब हो गया हॉट, कैथोड, हॉट कैथोड आर्क। ये उपकरण किस प्रकार यूज होता है, यही थ्योरी लिखेंगे अपन। इस उपकरण का यूज किस प्रकार होता है और इससे कौन सा आयन या कौन सा आवेशित कण अपने को किस प्रकार मिलेगा। तो इसमें अपन लिखेंगे कि यह एक इलेक्ट्रॉन स्रोत है, यह एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है। कौन सा सोर्स है यहाँ पर आपका, इलेक्ट्रॉन स्रोत है। और इससे तप्त कैथोड से, इससे एक तप्त कैथोड से यह एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इससे
एक तप्त कैथोड से तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इससे एक तप्त कैथोड से तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। कैथोड मुख्यतः, कैथोड किसका बना होता है? कैथोड मुख्यतः टंगस्टन या ऑक्साइड लेपित धातु। कैथोड मुख्यतः टंगस्टन या ऑक्साइड लेपित धातु हो सकती हैं। ठीक है, कैथोड मुख्यतः टंगस्टन या ऑक्साइड लेपित धातु हो सकती हैं। एक प्रकार की डिजाइन में बेलनाकार धातु लेपित धातु हो सकती हैं। एक प्रकार की डिजाइन में बेलनाकार धातु, बेलनाकार कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, एक प्रकार की डिजाइन में बेलनाकार कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर जल से शीतल किए जा रहे एनोड, जल से शीतल किए जा रहे एनोड जो कि कैथोड के बहुत पास होता है, के द्वारा फोकसित होते हैं। एक बार मैं लिख रहा हूं ना, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। के द्वारा फोकसित होते हैं। ठीक है, एनोड जो कि कैथोड के पास होता है, के द्वारा फोकसित होकर एक पतले और उच्च घनत्व वाले, फोकसित होकर एक पतले और उच्च घनत्व वाले समांतर पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ओके, ये आपकी पहली विधि कंप्लीट होगी। मतलब तप्त कैथोड 8 जो एक प्रकार का आयन स्रोत का ही पार्ट है, और इसके द्वारा अपन क्या इलेक्ट्रॉन जो आवेशित कण है यहाँ पर, वो कौन सा हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन अपन लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या मैटर हो गया? देखिए आप कि ये एक इलेक्ट्रॉन स्रोत है। मतलब तप्त कैथोड 8 यानी हॉट कैथोड 8 से अपन क्या प्राप्त करते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन सा आयन प्राप्त करेंगे? इलेक्ट्रॉन। इससे एक तप्त कैथोड से तापायनिक उत्सर्जन, जो हॉट कैथोड वहां ताप हो रही, और उसके उत्सर्जन द्वारा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित होंगे। और कैथोड जो है, इसके अंदर जो कैथोड है वो मुख्यतः किसका बना होता है? टंगस्टन या ऑक्साइड लेपित धातु हो सकती हैं। एक प्रकार की डिजाइन में
बेलनाकार होता है, पूरा बेलन की आकृति का होता है कैथोड। एक प्रकार की डिजाइन में बेलनाकार कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। आपको हमेशा कैथोड से ऋण से नेगेटिव चार्ज से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर पास ही एनोड जो जल से ठंडा होता है कि जल से शीतल किए जा रहे एनोड, एनोड पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है जो कि कैथोड के बहुत पास होता है, के द्वारा फोक्षित होकर कैथोड से एनोड पर जाएंगे, उसके द्वारा फोक्षित होकर एक पतले और उच्च घनत्व वाले समांतर पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। अभी मैं लास्ट में 5वीं विधि पढ़ाऊंगा जहां मैं डायग्राम बनाऊंगा कैसे क्या है। एक पतले और समांतर पुंज के रूप में आपको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। एक चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार बोलूंगा मैं कि इन चीज़ों को आप लिखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज है लेकिन लिखानी पड़ेगी। फिर आप इसको 2-3 बार आप रीडिंग करोगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सब वो चीज़ें सारी छप जाएगी। पर्याप्त कैथोड आर्ट, हॉट कैथोड आर्ट जो आयन स्रोत है उससे अपन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार उत्सर्जित हो रहे हैं कि तापानी के उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो कैथोड से निकलेंगे। कैथोड किसका बना होता है, टंगस्टन या ऑक्साइड लेपित धातु का बना होता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और बिल्कुल पास में जो एनोड है जो जल से ठंडा हो रहा है उसकी ओर जाएंगे, और एनोड उनको उत्सर्जित करेगा और एक समांतर पुंज के रूप में वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, जिसको अपन त्वरित्र के अंदर भेजेंगे। ठीक है, ये सारी विधि हो गई। एक लाइन और लिख देते हैं अपन इसमें कि यह आर्क लगभग, यह आर्क, ये जो मेथड है वो लगभग, यह आर्क लगभग 200 वोल्ट विभव पर कार्य करता है। ठीक है, ये आर्क लगभग क्या होता है कि लगभग 200 वोल्ट विभव पर कार्य करता है। ये आपका मेथड पूरा कंप्लीट है। तप्त कैथोड आर्क, हॉट कैथोड आर्क की अपन ने पूरी मेथड देख ली। अब इसका सेकंड प्रकार, 5 प्रकार पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप से, वह आपका स्पार्क विसर्जन स्रोत। पर इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। तो सेकंड टाइप हो जाएगा इसका स्पार्क विसर्जन स्रोत। कहियो स्पार्क विसर्जन स्रोत रोको नहीं, चाल बात स्पार्क विसर्जन स्रोत के बारे में अपन देखेंगे। चाल बात चार्ज खत्म है। सेकंड विधि हो जाएगी इसकी आपके चाल गयो पे स्पार्क विसर्जन स्रोत। चार्जर मंगा जो स्पार्क विसर्जन स्रोत। ठीक है, सेकंड विधि क्या हो जाएगी आपकी स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स, स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। कोई स्पार्क होता है ना, स्पार्क होता है, उसके द्वारा अपन क्या चीजें यहां पर लाएंगे। तो ये मेथड हो जाएगा आपका कि धन आयन प्राप्त होंगे। स्पार्क विसर्जन स्रोत से थोड़ी लिखेंगे अपन, स्पार्क विसर्जन स्रोत से धन आयनों, स्पार्क विसर्जन स्रोत से धन आयनों के छोटे पुंज प्राप्त किए जाते हैं। धन आयनों के छोटे पुंज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कि स्पार्क विसर्जन स्रोत से अपन क्या प्राप्त करेंगे कि इसके द्वारा अपन धन आयनों के छोटे पुंज प्राप्त किए जाते हैं। और इसमें आगे लिखेंगे अपन, इसमें दो इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या लगाएंगे अपन, विद्युत स्रोत या रेडियो आवर्ती। इसमें 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत से, रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत से, इसमें 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत से
10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट की वोल्टेज रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत से 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्टेज स्पंद लगाकर विसर्जन यानी डिस्चार्ज है ना, वोल्टेज स्पंद लगाकर विसर्जन उत्पन्न किया जाता है। वोल्टेज स्पंद लगाकर विसर्जन उत्पन्न किया जाता है। एक इलेक्ट्रोड को उस पदार्थ, इसमें इलेक्ट्रोडों का खेल है। अब इलेक्ट्रोडों को अपन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको समझा रहा हूं कि एक इलेक्ट्रोड को उस पदार्थ जिसके आयन चाहिए का बनाया जाता है। एक इलेक्ट्रोड को उस पदार्थ जिसके आयन चाहिए उसका बनाया जाता है ना, आयन चाहिए का बनाया जाता है। ये हो जाएगी आपकी सेकंड वाली विधि कि स्पार्क विसर्जन स्रोत के अंदर अपन क्या करेंगे वो आप देखिएगा, है ना। तो चलो आइए इसको अपन एक बार वापस समझते हैं कि स्पार्क विसर्जन स्रोत मेथड क्या होता है। कि स्पार्क विसर्जन स्रोत के द्वारा अपन धन आयन प्राप्त करेंगे। पहली थी आपकी हॉट कैथोड आर्क। हॉट कैथोड आर्क के द्वारा अपन कौन सा चीज़ प्राप्त कर रहे थे कि उसके द्वारा अपन प्राप्त कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। अपने को आयन चाहिए और आयन ही एक प्रकार का क्या है, आवेशित कण, जैसा कि आपको पता है। तो स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स के द्वारा अपन कैसे प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है कि स्पार्क विसर्जन यानी डिस्चार्ज स्रोत से धन आयनों के, पॉजिटिव चार्ज के छोटे पुंज प्राप्त किए जाते हैं। स्पार्क विसर्जन स्रोत से धन आयनों के छोटे पुंज प्राप्त किए जाते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड, इसकी सेटिंग कैसे होती है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो आवर्ती, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सोर्स, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत से 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट की वोल्टेज स्पंद लगाएंगे। 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट की वोल्टेज स्पंद लगाकर विसर्जन उत्पन्न किया जाएगा, डिस्चार्ज उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर धन आयन प्राप्त होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और लास्ट में अपन ने क्या लिखा कि एक इलेक्ट्रोड को उस पदार्थ जिसके आयन चाहिए का बनाया जाता है। यहाँ पर अपन एक इलेक्ट्रोड को किसका बनाएंगे, भाई जिसके अपने को आयन चाहिए उसी चीज़ का यहाँ पर बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूरी थ्योरेटिकल क्लास थी, नोट्स आप अच्छे से बनाएगा। त्वरित पढ़ा अपन ने। त्वरित के बारे में क्या होता है कि वे उपकरण जिनके द्वारा अपन आवेशित कणों को त्वरित करेंगे। आवेशित कण हो सकते हैं, वही इसी का नाम आयन होता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। वो कहलाता है आपका एक्सेलरेटेड पार्ट। अब उसकी कुछ विधियाँ, कुछ मेथड थे जो मैंने आपको लिखाया था, लीनियर एक्सेलरेटर, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, बीटाट्रॉन, ये सारी विधियाँ अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को आयन सोर्स क्या होता है। आयन स्रोत कौन सा हो जाएगा कि ऐसा ऑपरेटर जिसके द्वारा आवेशित कण उत्पन्न होते हैं। आवेशित कण अपन वहाँ से प्रोड्यूस कर देंगे और वो जो चार्जिंग पार्टिकल आपको मिल रहा है वो चार्जिंग पार्टिकल अपन आगे की तरफ एक्सेलरेटर के अंदर मूव कराते हैं। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि एक आयन स्रोत में 3 गुण होने चाहिए, तो आपको वो की वही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। और बाद में अपन देख रहे हैं कि इसका कुछ मेथड है कि आयन स्रोत उपकरण कैसे सेट होता है। तो अपन ने 2 मेथड पढ़ लिए। पहला था अपना हॉट कैथोड आर्क। तप्त कैथोड आर्क के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है पूरी मैंने आपको लैंग्वेज लिखा दी। फिर दूसरा पढ़ा अपन ने स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। दूसरा आपका क्या था, स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स, जिसके द्वारा अपन पॉजिटिव आयंस अपन यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार आप इनको पहले उतारिएगा। 2 या 3 बार जब आप इन चीज़ों को रीड करोगे तो आपके आराम से दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी। तो अगर आज का अपन क्वेश्चन लिखना चाहे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आयन सोर्सेज का क्वेश्चन हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका एक्सेलरेटर्स का। ये दोनों क्वेश्चन अपने पास हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका आयन सोर्स और एक हो जाएगा आपका एक्सेलरेटर्स। तो क्वेश्चन लीजिएगा आप पहला, एक्सप्लेन एक्सेलरेटर्स, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे त्वरित को एक्सप्लेन कीजिए। एक तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सिर्फ मैंने आपको पहले बताया डेफिनेशन लिखनी, जो मैंने आपको लिखाई वो क्यों आपको डेफिनेशन लिखनी। उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिखाई वो मैंने सिर्फ आपको आगे की तरफ जाने के लिए। भाई जैसे सबसे पहले एक्सेलरेटर का जो उपयोग किया गया रदरफोर्ड ने किया, और रदरफोर्ड ने किस प्रकार नाभिक की प्रॉपर्टीज और नाभिक की इमेज के बारे में अपने को बताया था, वो वहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ। फिर उसके बाद कुछ अन्य एक्सेलरेटर यहाँ पर लिए गए, जो लीनियर एक्सेलरेटर्स हो गया, बीटाट्रॉन हो गया, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन हो गया, उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे।
फिर अपना अगला टॉपिक है आयन सोर्स। ऑसिलेटर के बाद अगला टॉपिक है आपका आयन सोर्स। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आयन सोर्स से रिलेटेड। आयन स्रोत क्या होता है भी, जहां पर आवेशित कण प्रोड्यूस किए जाएंगे वो कहलाएगा आपका आयन स्रोत। तो आपको उसकी डेफिनेशन और तीनों गुण इसमें लिखने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन और उसकी तीनों प्रॉपर्टीज आपको यहाँ लिखनी है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लिखना चाहो तो, कि आयन स्रोत की अपन ने विद्या पढ़ी, एक तो पढ़ी थी हॉट कैथोड आर्क, ठीक है, और एक पढ़ी थी अपन ने स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। ये मेथड आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे यहीं से पूछेंगे। ये तो अपन देख रहे हैं कि आयन स्रोत का किस प्रकार यूज होता है, तो आप इनको देख सकते हो। तो एक मेथड था आपका स्पार्क हॉट कैथोड आर्क, और एक था आपका स्पार्क डिस्चार्ज सोर्सेज, जो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर क्लियर रूप में लिखवा दी। तो अब आप इनको ध्यान से नोट्स बनाइएगा, और जो भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।